छत्रपति साहूजी महाराज, विश्व विभूति भारत रत्न पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को कोट नमन करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। 21वीं सदी के महानायक बाबा साहब के सच्चे अनुयायी एवं सूती कौम और बहुजनों को जगाने वाले बाम सिंह के संस्थापक माननीय काशीराम जी का योगदान अविस्मरणीय है। केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत में राजनीति को नई दिशा देने वाले व्यक्तित्व को मैं नमन करता हूँ। वर्तमान गोरक्षा पीठासन परम आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज एवं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का उल्लेखनीय अवदान कालजयी है। मैं उन्हें बारंबार प्रणाम करता हूँ। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के SC/ST एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 130वें जन्मदिन समारोह के अवसर पर बहुमूल्य विचारों एवं दर्शन पर आयोजित कार्यक्रम में मुझे गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित करने के लिए मैं अपने दिल की गहराइयों से समस्त टीम का धन्यवाद अदा करता हूँ एवं आध्यात्मिक नगरी गोरखपुर की पावन भूमि पर स्वयं को गौरव सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के आदरणीय कुलपति महोदय राजेश सिंह की अनुमति से आदरणीय हमारे लॉ विभाग के डीन प्रोफेसर चंद्रशेखर जी, आदरणीय पूर्व कुलपति बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी एवं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर रमेश चंद्रा जी, जो आपने सुना, मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहूंगा कि आप जब भी ऐसी चीजों में रहे तो कागज पेन आपके हाथों में होना चाहिए। अगर कागज पेन नहीं है तो जो मोबाइल फोन है आप उनमें भी लिख सकते हैं। ये लोग जो आपके सामने बोल रहे हैं या जो बोल चुके हैं कोई साधारण नहीं है। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगियां और हम लोग कमा भी नहीं सकते, इतने इतने करोड़ों रुपए लगा करके उन्होंने इंस्टीट्यूशन खड़ा कर दिए हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर सेंटर बायोमेडिकल सेंटर दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये डॉक्टर प्रोफेसर रमेश चंद्रा जी की देन है। उनके लिए जोरदार तालियों के स्वागत करें। एसोसिएशन के अध्यक्ष और लाल बाग के अध्यक्ष एवं डीन आदरणीय प्रोफेसर रमेश चंद्रा जी, चंद्रशेखर जी, डॉक्टर संटू जी, डॉक्टर ब्रजेश कुमार जी, प्रोफेसर आलोक कुमार गोयल जी, शरद कुमार जी, समस्त सम्मानित शिक्षकगण एवं मातृशक्ति और शक्ति के रूप में विराजमान हमारी बहन, में नाम नहीं जानता उनका, इस सभागार में उपस्थित सभी श्रोतागण, टीचिंग नॉन टीचिंग मैं आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपनी कीमती समय में से समय निकालकर इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दी है। दोस्तों, मैं जिस मंच और जिस विश्वविद्यालय से अपनी बात रखने का जो प्रयास कर रहा हूं, मैं इसी विश्वविद्यालय के इसका जो मूल वाक्य है उससे ही प्रारंभ करना चाहूंगा। दीनदयाल उपाध्याय का जो मूल वाक्य है, आनो भद्रा कृत्यो यंतु विश्वकर, यानी समस्त दिशाओं से उद्दाम विचार मुझ तक पहुंचे। लेट्स नोबल थॉट्स कम्स टू मी फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस की ओर आकर्षण कराते हुए एवं भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयां देते हुए उनके बहुआयामी व्यक्तित्व के बारे में आपके समक्ष उनके बहुमूल्य विचारों एवं दर्शनों को साझा कर रहा हूं। दोस्तों, जैसा कि प्रोफेसर रमेश चंद्रा जी ने आपको एक एक करके उन्होंने जो क्या करना है उस पर ही फोकस किया था, तो हमने एक प्लान किया है सब जो स्पीकर जब दिल्ली की बात करते हैं टीचर कि हम ऑपरेटिंग पार्ट पे ज्यादा फोकस करें। साथ ही बाबा साहब ने जैसे हमारे जो दिल्ली के पूर्व हमारे जो प्रवक्ता मुख्य अतिथि के तौर पर प्रोफेसर आनंद जी ने जो बातें रखी थी उनके भी हम सारांश रूप में लेंगे। शिक्षित बनो, संगठित रहो, हक अधिकार के लिए संघर्ष करो। मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, थोड़ी सी समझो मैंने क्या ट्विस्ट किया है। शिक्षित बनो, संगठित रहो, हक अधिकार के लिए संघर्ष करो।
बात है आगे जो रमेश सिन्हा जी ने कही है कि शिक्षित कैसे बने, ये आपके एक शिक्षित होने के नाते, बुद्धिजीवी होने के नाते आपके लिए प्रश्न है। दूसरा, संगठित कैसे रहे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ संगठित कैसे रहे। आप सभी लोगों ने पहले इसको प्रूव कर दिया है, बहन जी को 4 बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का बना करके ये आपने साबित कर दिया है कि आज की तारीख में आप पढ़ने लिखने के साथ में बहुत ही ताकतवर तरह से आप संगठित हो सकते हैं। बस इसको कंटिन्यू करने की आवश्यकता है। अपने हक अधिकारों के लिए संघर्ष, जैसे जो ऑपरेटिंग पार्ट प्रोफेसर रमेश सिन्हा जी का था कि भाई अगर आपको नई जनरेशन के लिए अपने हक अधिकारों के लिए अगर जगना है तो एक होकर के, और जो आज के वर्तमान हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी जिन्होंने खुद ही एक संस्था बनाई थी, तो ऐसी संस्थाओं का हम अपने समाज के लिए क्या अच्छा हो सकता है वो देख सकते हैं। बाबा साहब की पूरी फिलोसफी को जानने के लिए और सारे भारतवर्ष की उस फिलोसफी को स्वीकार करने के लिए हमारे भारत का कंटेंट ऑफ प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बहुत ही आवश्यक है। मैं उसको एक सशक्त तौर पर ही याददाश्त कराना चाहूंगा उनके मौके, आज के मौके पर। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर हम अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949, मतलब उस समय की डेट बता रहा हूँ, इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म समर्पित करते हैं। अगर आप केवल इन शब्दों को ही बार बार पढ़ें और समझें तो बाबा साहब और भारत की जो उस समय की संविधान सभा बैठी और उन्होंने ये इसको स्वीकार किया है, ये सब कुछ, इससे आपको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। हमें किसी पंथ और संप्रदाय की क्या पूजा पद्धति है उनमें बिना उलझे हमें ये करना है कि हमारे समाज को जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है वो कैसे मिले और उसके लिए हम किस तरह से एक होकर के आगे बढ़े। बाबा साहब के संविधान का आधार लोकतांत्रिक व्यवस्था में जवाबदेही और उत्तरदायित्व है। मैं इसीलिए इस पॉइंट को आपके बीच में रखना चाहता हूँ। रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की देन है। जबकि आप अमेरिका का एग्जांपल लेंगे तो वहां स्थायित्व है, मतलब अमेरिका में कुछ भी हो जाए, वंश अगर एक बार के लिए प्रेसिडेंट बन गया तो 4 साल के लिए रहेगा। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में आपके ऊपर ये निर्भर करता है कि आप कितने जागरूक हैं और अगर आप अकाउंटेबिलिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी के पीछे आप उनकी फिक्स करते हैं तो कोई भी सरकार किसी भी समय जा सकती है। ये आपके ऊपर जलने के ऊपर जो लोग सत्ता में बैठे हुए वो अपने ज्ञान के आधार पर नहीं बल्कि वो दलितों पिछड़ों की अज्ञानता के आधार पर बैठे हुए हैं। तो ये अधिकार जो है उनकी ऐसे नहीं कि उनको ज्ञान ज्यादा है इसीलिए वो आपके अधिकारों को हनन कर रहे हैं, नहीं, ये आपकी अज्ञानता के कारण आपके अधिकारों का हनन हो रहा है। सामाजिक न्याय की अवधारणा डॉक्टर अम्बेडकर जी ने विभिन्न विषयों पर विस्तृत अध्ययन करने के बाद 2 तथ्यों पर विशेष ज्ञान प्राप्त किए। प्रथम यह है कि अमेरिका के संविधान के द्वारा तो निग्रोज को स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी। अमेरिका के संविधान में 14वें संशोधन द्वारा निग्रोज को स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी। दूसरा, निग्रोज को शिक्षा देने वाले गुरु बुकर टी वाशिंगटन के जीवन से अम्बेडकर अत्यधिक प्रभावित थे। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि अछूतों के उद्धार के हेतु भारत में संसदीय प्रणाली होना अति आवश्यक है। तो बाबा साहब का मत था कि भाई संसदीय प्रणाली होगी तो हम उसमें पूरा का पूरा हमें प्रतिनिधित्व मिलेगा, लेकिन उनकी सोच उस समय थी जो 1947 में थी, आज उसको ही हम नहीं पूरा कर पा रहे, ये हमें सोचने की एक बात है। जाति व्यवस्था से मुक्ति कैसे हो के संदर्भ में उनका कहना था कि पहले दलितों और पिछड़ों को बराबरी का तो दर्जा मिले। उनके अनुसार वर्ण और जाति में कोई अंतर नहीं था। लोकतंत्र का दायरा केवल समानता, आजादी और भाईचारे तक सीमित न रहे बल्कि सामाजिक और
आर्थिक बराबरी तक बढ़ाया जाए। मैं इस बात को थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, ये इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और लिबर्टी जो है यही तक सीमित रहने की बात नहीं है। सामाजिक और आर्थिक रूप से आप कितने मजबूत हैं इस बात से आपको जाना जाएगा और समाज आपको उस बात से जाना जाता है। ये बाबा साहब का पूरा उनका इस पर ध्यान था। बाबा साहब के मुताबिक शिक्षा का अर्थ केवल किताबी ज्ञान तक ही सीमित होना नहीं था। उनका कहना था कि शिक्षा मनुष्य के प्रगति की कसौटी है। बाबा साहब के अनुसार जिस इंसान में इतनी समझदारी नहीं है कि वो अपने भले और बुरे के बारे में समझ सके, ऐसी शिक्षा पाने वाले व्यक्ति को शिक्षित नहीं कहा जा सकता। अर्थात शिक्षा बिना समझदारी के अधूरी होती है। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार इत्यादि ये बाबा साहब की देन है। बाबा साहब माता पिता की पैतृक संपत्ति में पुत्री और दंतक पुत्र को भी बराबर का अधिकार देने का विचार, जिस पर बाद में 2005 में कानून बना और उस कानून के बाद आज की डेट में महिलाओं को अपनी पैतृक संपत्ति में पूर्ण अधिकार मिला है। तो ये बाबा साहब की लगा लीजिए उस समय की सोच है जब वो कानून मंत्री थे और हिंदू कोड बिल लाए थे, जब उनको नहीं माना था तो उसको ये रिजाइन देना पड़ा। यहाँ पे मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि मसला केवल ये नहीं था कि महिलाओं के अधिकारों का था। माय डियर, एक और चीज थी जो 340 जो आर्टिकल भारत के संविधान में है, जो ओबीसी समाज इसको नहीं समझ रहा है। जिस तरह से 15/4 और 14 महिलाओं के लिए दिए थे, उसी तरह से 340 भारत के संविधान में ओबीसी के लिए दिया। उसके द्वारा ही कमीशन का गठन हुआ था, पहला भी कालेकर साहब के थ्रू, फिर वही मंडल कमीशन बना और उसी को जो सबसे ज्यादा जो फायदा हुआ वो ओबीसी समाज को हुआ। लेकिन उसकी उनको जानकारी कैसे नहीं है या वो जान करके भी अनसुना करते हैं, ये उनके ऊपर निर्भर करता है। हमें चाहिए कि इन सब चीजों को उनको बताया जाए। महिलाओं को जो 18 साल की होने के बाद ही बाबा साहब ने जैसे ही संविधान बनाया था उस समय वोट का अधिकार दिया था। मेरे मित्रों साथियों जो उपस्थित हैं, आप ये समझ सकते हैं कि वोट के अधिकार से बड़ा ताकतवर आपका कुछ भी नहीं है। यानी कि ये कहना चाहूं कि आपका शरीर भी आपके वोटिंग राइट से ज्यादा नहीं है, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगा, क्योंकि आपका वोट का राइट ही आपको बना सकता है कि आप क्या चाहते हैं। तो मेरा इशारा है कि आप अपने उसको जरूर ईमानदारी से और अच्छी तरह से करें। बाबा साहब का मत था कि अंतरजातीय विवाह को कानूनी मान्यता दिलवाने का विचार, कि भाई जितने सारे जो आप बात करते हैं संगठनों की, जब तक रोटी और बेटी का आपका संबंध नहीं होगा तब तक हम जिस तरह जो आधे अधूरे मन से कुछ काम करते हैं वो पूरा नहीं हो सकता है। इसीलिए मैं भी इस मंच से कहना चाहूंगा कि आप अपने समाज में एक भाईचारा स्थापित करने के लिए रोटी और बेटी का भी संबंध बहुत जरूरी है। दलितों के उत्थान के लिए छूत नामक भीषण बीमारी को जड़ से मिटाने का विचार उन्हीं का था। उनका विचार था बिना राजनीतिक सत्ता को ज्ञान प्राप्त किए गैर ब्राह्मण वो दलित कभी उन्नति या विकास नहीं कर सकती। बाबा साहब ने अपनी कलम से लिख दिया कि अगर आप पढ़े लिखे नहीं है और सत्ता में अगर भागीदारी नहीं है, आप कोई विकास नहीं कर सकते। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का लेखन तो संसार वो बहुत ही बड़ा है। कुछ जो मेरे नौजवान शिक्षक जो पढ़े लिखे मोबाइल में अगर टाइप करना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, तो जो किताबें जिनको पढ़ करके आप दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं, मैं केवल उनके नाम बता रहा हूँ और उनके बारे में कुछ नहीं। आप पढ़ना चाहे पढ़ लेना, आप नहीं पढ़ सकते वो आपकी मर्जी। भारत में जातियां, उनकी उत्पत्ति, विकास एवं विस्तार, बाबा साहब ने जो किताबें बाबा साहब की जो लिखी हुई है, ऐसे नहीं कि बाबा साहब के ऊपर दलीराम ने लिखी है, ऐसे नहीं। बाबा साहब ने जो किताबें लिखी उनके नाम बता रहा हूँ। भारत में छोटी जोतें समस्याएं समाधान, किसानों के लिए कितना काम किया लोगों को पता नहीं, जबकि पता चलना चाहिए। रुपए की समस्या, उद्गम और निदान, भारतीय मुद्रा एवं बैंकिंग का इतिहास, जाति का विनाश, पाकिस्तान विषय विचार, पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन, राणा देव, गांधी और जिन्ना, भगवान बुद्ध और उनकी देशनाएं, राज्य और अल्पसंख्यक, कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया, शूद्रों की खोज, अछूत कौन और कैसे, ये अछूत क्यों और कैसे बने, हिंदू धर्म का रिडल, बुद्ध और उनका धम्म, बुद्ध पूजा आदि दर्जनों शोध पत्र
तो उन्होंने बहुत सारे लिखे थे, लेकिन मैंने केवल जो आप पढ़ सकते हैं, या मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो चाहे आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं कहीं पर बोलता हूँ तो पहले मैं लिख के लाता हूँ, जिससे मुझे पता है कि मैंने क्या बोला है। और मैं ये भी चाहता हूँ कि इसकी पीडीएफ में आपको दूंगा, जिससे आपको अगर अच्छा लगता है तो आप उसको आगे बढ़ाएं और उन चीजों को मतलब हम लोगों में पहुंचे, और ऐसा मेरा विश्वास है। यहाँ पर मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा जो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोफेसर के लिए खासकर अपने डीन साहब प्रोफेसर को इंगित करते हुए, आज के जो अध्यक्षता कर रहे हैं उनको भी इंगित करते हुए, आपकी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आदरणीय प्रोफेसर रविशंकर सिंह है, मैं नहीं जानता उनको, रविशंकर सिंह जी हैं, विशेष कार्यकारी अधिकारी हैं। उन्होंने एक मैसेज लिखा है, कितनी ब्यूटीफुल चीज है, जो कि देखिए मैं शेयर कर रहा हूँ। क्या लिखा है उन्होंने? पुनश्च वैदिक सनातन धर्म वो संस्कृति बाह्य आडंबरों तर्कहीन कर्मकांडों के भ्रमण जाल में फंस गया। तब समाज जाति पात ऊंच नीच छुआछूत जैसी अमानवीय घृणित विकृति से आबद्ध हो गया था। मैं नहीं करा, ये आपकी वेबसाइट में इन्होंने भी इसको स्वीकार किया है। तो बाबा साहब तो उस समय पे इन चीजों से लड़ने के लिए और इन चीजों से लड़ते हुए जब उन्होंने समाधान देखा कि बौद्ध धर्म में समाधान है, तभी जाके तो बौद्ध धर्म अपनाया था। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आपकी वेबसाइट पर भी किसी भी तरह से जो प्रोफेसर रविशंकर सिंह जो विशेष कार्यकारी अधिकारी हैं, मतलब इस वेबसाइट पे इतना कहना माने रखता है, इतना मतलब लाइनें जो है बीच में उन्होंने बोली है, इसको सबको पढ़ना चाहिए और आपकी वेबसाइट पर मौजूद है। महान राष्ट्र में विश्व मूर्ति भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की महान देन क्या है, मैं आपके सामने उन देन को भी बताना चाहूंगा कि उन्होंने क्या किया, आपको पता चलना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अथक प्रयासों से 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक बना आपका। मेरा ये मानना है, अध्यक्ष महोदय जी से प्रार्थना करता हूँ, सभी लोग कम से कम इंडिविजुअल चिट्ठी लिखे कि जितनी सारी मुद्राएं भारत की, उस पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का फोटो होना चाहिए। ये रिजर्व बैंक उन्होंने बनाया था। डॉक्टर अंबेडकर जी श्रमिक कल्याणकारी कानून वो कर्मचारी भविष्य निधि के भी जनक और जननी है। मतलब बाबा साहब जनक भी है और जनक भी है। जैसे हमारे जो है ब्रजेश जी ने कहा था कि जनक है, मैं यहाँ पर बताना चाहूँ जनक भी है और जनक भी है, बाबा साहब दोनों हैं। और एक भी जो ये शब्द मेरे नहीं है, इससे पहले ही लोगों ने जो हमसे ज्यादा नॉलेज रखते थे उन्होंने मान लिया कि यस बाबा साहब जनक और जननी दोनों हैं। 1944 में बाबा साहब द्वारा कामगार मजदूरों के लिए संवैधानिक बिल पेश ट्रेड यूनियनों को मान्यता दिलवाई। जो आज ट्रेड यूनियन हम बना लेते हैं सब, ये बाबा साहब की देन है। रोजगार कार्यालय, आप लोग एम्प्लॉयमेंट भी पढ़ते हैं, रोजगार कार्यालय दृष्टिकोण बने हुए हैं। मेरे जवानों, मेरे दोस्तों, मेरे शिक्षक महोदय, सारे बाबा साहब की देन है। श्रमिक हितार्थ काम का 12 घंटे से 8 घंटे का काम 8 घंटे करना, ये उनकी देन है। महिलाएं कामगारों को प्रसूति अवकाश, उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 में ऐसा प्रावधान किया कि लिंग के आधार पर महिलाओं के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा और इस तरह समानता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया। जैसा कि आपको विदित होगा कि आज 14 अप्रैल 2021 को विश्व समता दिवस के रूप में डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल इक्वलिटी डे मनाया जा रहा है। पूरा विश्व जो है समता दिवस के रूप में, अंतरराष्ट्रीय समता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि समता के, इक्वलिटी के विरोधा भारत में सबसे ज्यादा काम करने वाले सभी वर्गों के लिए भारत के अच्छे सपूत तो भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर साहब। अरे जोर से बजाओ, बजा रहे तो कोई आधे बजा रहे हैं, आधे देख रहे हैं, आधे सोच रहे हैं कि बजाओ तो नहीं बजाओ, ये क्या? अरे किसी चीज को आप स्वीकार करते हो तो उसको दिल से कीजिए, तभी तो आप आगे बढ़ सकते हैं। स्वास्थ्य बीमा और श्रमिक कल्याण की कोष की स्थापना उन्होंने की। नवंबर 1945 में स्थापित हीराकुंड बांध परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, सूरजमल घाटी परियोजना के जनक भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हैं। इस योजना के तहत सिंचाई के लिए पानी, जलमार्ग से यातायात, बिजली का उत्पादन आदि जैसे काम किए, जिससे देश के करोड़ों किसानों, मजदूरों एवं आम नागरिकों को फायदा पहुंचा। बिजली की आवश्यकता की पूर्ति, ग्रिड सिस्टम एवं केंद्रीय सिंचाई योजना, तकनीकी प्रशिक्षण,
देख लीजिए बाबा साहब ने किसानों के लिए कितना काम किया है, उनके पानी के लिए जो आज जितने बड़े बड़े बांध की बात करते हैं, देखिए कि उनकी थीसिस, उनकी डेजर्टेशन, वो कितना कितना एक एक डेजर्टेशन ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर कितना सारा काम किया है। वयस्क मताधिकार जो 18 साल के बाद सभी को जो उन्होंने वोटिंग का जो अधिकार दिया था, वो बाबा साहब की कलम की देन है। वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन हर साल पढ़ते हैं बजट, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का 1951 में देन है, ये भी उन्हीं की देन है, ये अस्तित्व में आया। भारतीय सांख्यिकी कानून और सेंट्रल तकनीकी पावर बोर्ड ग्रेड पावर बोर्ड का गठन बाबा साहब की देन है। अरे आप एक क्वेश्चन यही पूछ लो कि बाबा साहब ने क्या नहीं दिया है, तो इसका आंसर मिल जाएगा कि ऐसा कुछ है ही नहीं है जो बाबा साहब की कलम से भारत को दिया नहीं, सब कुछ दिया है। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के महान व्यक्तित्व, कृतित्व एवं सामाजिक योगदान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के प्रयासों से भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी एवं केंद्र सरकार ने 26 अलीपुर रोड नई दिल्ली को अधिग्रहित कर इसे राष्ट्रीय स्मारक का रूप दिया। इस स्मारक में बाबा साहब के संपूर्ण जीवन को प्रदर्शित किया गया है। 21 मार्च 2016 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे राष्ट्रीय स्मारक की आधारशिला रखी थी। 15 जनवरी नई दिल्ली स्थित डॉक्टर अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र का उद्घाटन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा 7 दिसंबर 2017 को किया गया। यह केंद्र सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के क्षेत्र में अध्ययन, अनुसंधान, विश्लेषण, नीति बनाने में मदद के लिए उत्कृष्ट केंद्र है। इन कार्यों के लिए वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कोटि-कोटि धन्यवाद के पात्र है। लखनऊ स्थित डॉक्टर अंबेडकर पार्क, नोएडा में स्थित राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल का निर्माण पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री बहन मायावती जी के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया। इस कार्य के लिए सुश्री मायावती जी को भी हम कोटि-कोटि धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने हमारे मिशन को आगे बढ़ाने में काम किया। संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी से जुड़े हुए मैं 7 स्थानों के नाम बताता हूँ, क्योंकि मैंने पिन पॉइंट याद रखा है, कोई इधर नहीं अपने लेक्चर को मिल गया। नंबर 1 भीम जन्मभूमि महू, जो पहले ही बता चुके हमारे विजय जी। इसके बाद दीक्षा भूमि नागपुर, संकल्प भूमि बड़ौदा, चैत्र भूमि मुंबई और डॉक्टर स्मारक सेंटर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर फाउंडेशन, यहाँ सभी सम्मानित बैठे, सारी बातों को पता चले। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर फाउंडेशन हर वर्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जन्म शताब्दी समारोह जन्म दिन मनाने के लिए, 6 दिसंबर परिनिर्वाण दिवस मनाने के लिए और भी 5 लाख रुपए तक का अनुदान देता है। अगर आपकी संस्था किसी कॉलेज का, विश्वविद्यालय का सहारा नहीं लेती है तो 2 महीने पहले आप अपने डीएम से प्रपोजल भेज सकते हैं, और जो डीएम अगर नहीं इस काम में आपका सहयोग करता तो आप अपने रजिस्ट्रार और वाइस चांसलर के थ्रू इसको भेज सकते हैं। आपको जानकर के हैरानी होगी, दिल्ली विश्वविद्यालय जो इतना बड़ा विश्वविद्यालय है, उसके वाइस चांसलर जो आज इस फंक्शन को कर रहे हैं वहां पर, वो इस कार्यक्रम के पैटर्न है, जो उनकी जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी वाइस चांसलर दिल्ली यूनिवर्सिटी है। आपको देखने वाली बात है कि ये समझ नहीं, इससे इन लोगों को समझना चाहिए जो हिंदूवादी की बात करते हैं। हिंदूवादी तो इससे मजबूत होता है अगर बाबा साहब अम्बेडकर के सच्चे सपनों को अगर बीच में लाते हैं तो उन लोगों को समझना होगा कि जो ऐसे कार्यक्रमों से अलग करते वो हिंदुत्व को सच्चे मायने में कमजोर कर रहे हैं। तो मैं इस मंच से ये भी कहना चाहूंगा और उनको समझना भी चाहिए कि उन लोगों को कि हमें किस तरह से अपने समाज को बचाना है, दूरगामी चीजें हैं। डॉक्टर अंबेडकर पार्क एक लखनऊ में बहुत अच्छा है। संसद भवन में स्थापित डॉक्टर अंबेडकर जी की जो प्रतिमा है वो आप सबको देखने लाखों लोग जाते हैं आज की डेट में। मैं एक चीज और बताना चाहूँ, हर वर्ष में वहां से 1995 के बाद वहां पर गया, और देखने वाली बात है मेरी आज की सालगिरह भी है। मैंने शादी भी 14 अप्रैल को ही की थी। मैंने की मुझे यही दिन अच्छा लगता है, मैंने नहीं की, इसी दिन मैंने शादी की थी। लेकिन मेरे को जब यहाँ का समझ सब कुछ आया, मैंने ठीक है मैं अब के जरूर जो है गोरखपुर यूनिवर्सिटी जाता हूँ। पत्नी जी से भी मैंने उनके रिक्वेस्ट की, मैंने कि इस बार आप हमें समाज के लिए इस दिन को समता दिवस के रूप में जब मनाया जा रहा है तो हम भी वहां पर जाकर के अपनी बात करते हैं। मैं ज्यादा समय लेकर के 2 बातें और कहना चाहूंगा, 2 मिनट में अपना वक्तव्य पूरा करूंगा।
विश्व के प्रसिद्ध एक दार्शनिक हुए, उनका नाम था वाल्टेर। उन्होंने पता क्या कहा था कि मैं जो आप कहते हैं उससे असहमत हूं, किंतु आपके कहने के अधिकार का अपनी मौत तक रक्षा करूंगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है लोगों को सोचना चाहिए, जो भारत के जितने लोग हैं, कि कोई भी मंच से कुछ भी बात कह सकता है। जितना उत्साह कहने वाले का होता है, उसी उत्साह से सुनने वाले का भी उत्साह इतना धैर्य रखना चाहिए कि आपको सुनकर के अगर आपकी कलम में है ताकत, तो कटाक्ष क्रिटिक्स बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की तरह आपके लिखित रूप में आए और आपकी मंच की तरफ से आए, ये नहीं कि आप पीछे से करें। तो मैं इसमें यही कहना चाहूंगा कि ये भी बहुत आवश्यक है। आधुनिक वैज्ञानिक युग में बढ़ते प्रतिस्पर्धा की बाधाओं को पार करना एक मुश्किल चुनौती है। इस हेतु अलग अलग विधाओं के प्रतिष्ठित एवं अनुभवी गुरुओं एवं मार्गदर्शकों का मार्गदर्शन अति आवश्यक है। इस हेतु अग्रसर लोगों की सूची तैयार कर सेवाभावी दाताओं के सेवा कार्यों और कदम बढ़ाया जा सकता है। केवल भारत सरकार के भरोसे रहकर और सरकार के भरोसे रहकर नागरिक स्वयंसेवी के द्वारा भी खुशहाली लाई जा सकती है। वास्तव में काम सरकार का नहीं बल्कि जागृत समाज का है। जन जागृति के बिना विकास का सपना, डॉक्टर अम्बेडकर का सपना, ज्योतिबा फुले का सपना, माननीय काशीराम जी का सपना जो उन्होंने, अरे भैया 1970 तक तो कोई नाम नहीं लेता है डॉक्टर, आप माननीय काशीराम को और उनके जो जोरदार तालियों से स्वागत करो, जिसकी वजह से उन्होंने इनको बाबा साहब अम्बेडकर जी को जिंदा किया पूरी तरह से। बाबा साहब अम्बेडकर एक व्यक्ति नहीं है, एक फिलोसफी। प्लीज ट्राई टू understand he is not the only person, he is an ideology, he is an idea। आज जब हम बैठे तो बाबा साहब आपको सुन रहे हैं, जिंदा जीता स्वरूप है, उनको संविधान के द्वारा देख सकते हैं और आज के द्वारा उनकी आइडियोलॉजी जो बात कर रहे हैं वो हमारे बीच में जिंदा है पूरी तरह से। उनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में जवाबदेही उत्तरदायी देते हैं। आप अपनी अपनी कलम से जहां जहां गड़बड़ हो रहा है उसको संज्ञान लेते हुए इसमें अमल करें। जो लोग पढ़ सकते हैं, जो प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का केवल एक पेज है, आप उसको पढ़ें और समझें। अगर जो लोग नहीं समझ सकते कि इतिहासकार है रामदास कॉलेज के दिल्ली विश्वविद्यालय, उनका नाम है रतनलाल, आप जैसे ही रतनलाल लिखेंगे अपने मोबाइल पर तो अम्बेडकर नाम आ जाएगा। एक एक चीज को पेज नंबर वाइज उन्होंने उसमें लिखा है। अंत में मैं ये बोलूंगा, पहले हर जोर जुल्म की टक्कर में आप सब बोलेंगे संघर्ष हमारा नारा है। मैं दूसरा कहूंगा कि जब तक सूरज चांद रहेगा आप कहेंगे बाबा तेरा नाम रहेगा। जोरदार तरह से, हर जोर जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जब तक सूरज चांद रहेगा, जोर से थोड़ा सा ऊंचा आवाज, जब तक सूरज चांद रहेगा। बहुत ही सुंदर वाइब्रेशन है, एक बार जब तक सूरज चांद रहेगा। आज जरूरत यह है कि इस लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से गुजरते हुए तथा अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हुए अपने भले और बुरे की पहचान करने के लिए सदैव जागरूक रहना होगा, समझदारी से आगे बढ़ना होगा। जय हिंद, जय भारत।